चूंकि मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। देवेंद्र भारद्वाज का रुख करते हैं, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, मतगणना शुरू हो चुकी है, 10 मिनट का समय भी बीत चुका है, क्या माहौल फिलहाल देख पा रहे हैं आप मतदान केंद्र पर, मतगणना केंद्र पर? देखिए, बिल्कुल आज निकाय चुनावों का नतीजा आना है और मतगणना शुरू हो चुकी है। गुरुग्राम जिले की बात की जाए तो गुरुग्राम जिले के 5 अलग अलग जगहों पर ये चुनाव हुए, जिसमें गुरुग्राम नगर निगम, मानेसर नगर निगम, फर्रुख नगर पालिका, नगर परिषद हेली मंडी पटौदी, इसके अलावा सोहना में उपचुनाव जो चेयरपर्सन के लिए हुआ, नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए। इन सभी जगहों पर अलग अलग जगह काउंटिंग की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम जो लोग हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो एजेंट्स हैं, वो यहाँ आए हैं। एजेंट्स के अंदर एंट्री कर दी गई है और सभी के बाकायदा सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए जो नियम तय किए गए थे उसी आधार पर अंदर एंट्री की गई है। और अंदर लगभग मानेसर की बात की जाए तो 60,000 के करीब मतदान हुआ था और इसमें 6 राउंड बनाए गए हैं, जिसमें पहले मेयर की काउंटिंग होगी और ये कहें कि लगभग एक घंटे के अंदर ये नतीजे पूर्ण तरीके से आ जाएंगे हमारे सामने। इसके अलावा गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में 3,50,600 के ज़्यादा मतदान हुआ था, जिसमें 14 राउंड बनाए गए हैं। अलग अलग जगह जो राउंड्स टेबल्स बनाई गई हैं, वहाँ जब काउंटिंग शुरू होगी तो उसी आधार पर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पहला राउंड अभी चल रहा है। कुछ ही पलों के बाद जो रुझान है वो हमारे पास होंगे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज शहर की सरकार बनने जा रही है। मतदाताओं ने जिन उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद की थी, वो पिटारा धीरे धीरे खुलने लगा है और इस ईवीएम के पिटारे खुलने के बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आखिरकार शहर की सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है, जनता ने किसको जीत का ताज पहनाया है और किस तरह से जो मुद्दे रहे, जो समस्याएं रहीं या जो विकास कार्य रहे, तमाम ऐसी बातें लोगों के जहन में थी और उसी आधार पर उन्होंने मतदान किया और उसी का नतीजा अब कुछ ही पलों बाद आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप नज़र बनाए रखिए और आगे आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन एक बार फिर से मेहमानों का रुख करते हैं। ओंकार सिंह जी, क्योंकि इनेलो ने जो इस बार मन बनाया है वो साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। अब जबकि क्योंकि मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे रुझान के तौर पर हमारे जो नतीजे हैं वो भी सामने आएंगे। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा रिएक्शन इस चीज पर चाहूंगी कि इनेलो आज के नतीजों को किस तरह से देख रही है और उसके आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने मन क्या बनाया है? दीपिका जी, बहुत महत्वपूर्ण नतीजे हैं आज के। छोटी सरकार बनने जा रही है। वास्तव में ये जो चुनाव होते हैं ये पार्टी और पद से ऊपर उठकर होते हैं। ये व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति की क्षमता, उसके व्यक्तित्व, उसके व्यवहार पर निर्भर करता है कि उस वार्ड में कौन व्यक्ति जीतेगा, उस वार्ड की समस्याएं कौन व्यक्ति उठाएगा। और ये वार्ड स्तर के जो चुनाव हैं ये स्थानीय मुद्दों को लेकर होते हैं। मैं अभी अपने भाई रामराज जी शर्मा जी का बयान सुन रहा था, मेरे को तो एक बात समझ नहीं आती है। इन्होंने उपाधि दे दी प्रधानमंत्री जी को, विश्व के सबसे शक्तिशाली, ऊर्जावान, जिनका किसी से कोई मुकाबला नहीं, ऐसे प्रधानमंत्री। ये उपाधि किसने दी? विदेशों में डंका बज रहा है, कहाँ बज रहा है? अमेरिका से लगातार वापिस आ रहे हैं पंजाब और हरियाणा के मैक्सिमम युवक, कहाँ डंका बज रहा है? रुपए की हालत क्या है? ये चीजें देश को बर्बादी के कगार पर ले गई हैं और ये लोग अभी भी सिर्फ इनको हिंदी अच्छी बोलनी आती है, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है कहते हैं। जैसे रावण की याद आ गई मेरे को, रावण भी तो यही कहता था, हम लंकेश हैं, हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। 40-50 साल बाद की बात कर रहे हैं, 40-50 साल तक हम सत्ता में रहेंगे ये बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है यंत्र मंत्र तंत्र सब चीज प्रयोग करते हैं और तंत्र विशेष रूप से 2 तारीख को चुनाव हुआ है, 12 तारीख को गणना हो रही है। 10 दिन ये मशीनें क्या करती रही? सिर्फ 10-15 मिनट की सारी खेल होती है। जिस बूथ पर चुनाव हुआ उसी बूथ पर बटन दबाकर 10 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। बहुत अजीब बात है। आज प्रदेश और देश की जनता ये सोचने पर मजबूर है, नौकरी नहीं है किसी के पास। आप भी देखते होंगे दीपिका जी, आपके नजदीक में भी बेरोजगार युवा जिन्होंने एमए पीएचडी तक कर रखी है बेकार बैठे हुए। एमबीए किए हुए स्टूडेंट हमारे सामने 10,000-12,000 रुपए में नौकरी कर रहे हैं। आज परिस्थिति ऐसी है, जनता में त्राही मची हुई है। अब 82.5 लाख लोग सिर्फ 5 किलो अनाज के ऊपर निर्भर हैं। ऐसा कोई बजट में प्रावधान नहीं किया गया कि 82.5 लाख लोगों को कैसे
उनके पांव पर खड़ा किया जाए। 5 किलो अनाज की बजाय उनको नौकरी कैसे दी जाए। हरियाणा के भी यही हालात है। 70% जनता बीपीएल आबादी से नीचे है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको सब रोजगार की तरफ ले जाया जाए ताकि वो नौकरी लेने की बजाय नौकरी देने वाले बन सकें। सिर्फ बात ये करती है हम 82.5 करोड़ को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। भुखमरी में चाहे हम पहले नंबर पे आ जाएं, नेपाल से भी पीछे चले जाएं, पाकिस्तान से भी पीछे चल जाएं, लेकिन हमारा डंका बज रहा है। पता नहीं कहां से बातें ले आते हैं। ठीक है, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत समय है और उन पर चर्चा भी कर लेंगे। आज क्योंकि नतीजों का दिन है, मैं आपसे सीधा सवाल मेरा यही था कि आज के नतीजों को किस तरह से आंक रही है इनेलो? महत्वपूर्ण है, मैंने पहले ही बता दिया है। और हमारे को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हमने जितनी मेहनत करी है हमें मालूम है, और जनता उस मेहनत को स्वीकार करते हुए हमें अच्छी मेहनत का फायदा मिलेगा। ठीक है, रामराज जी, चूंकि आपने जिन बातों का जिक्र किया है, दोनों ही प्रवक्ताओं का साफ तौर पर ये कहना रहा है कि स्थानीय मुद्दों का चुनाव है और केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरह से बीच में लाया जा रहा है, उन बातों का गुणगान किया जा रहा है, ये इतना असरदार नहीं होता है अगर हम स्थानीय छोटे मुद्दों की बात करते हैं तो। देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि स्थानीय मुद्दे भी होते हैं, और क्योंकि हमारी डबल इंजन की सरकार बन रही है तो लिहाजा हर वोटर ये चाहता है मैं सरकार के विकास कार्यों के लिए सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, तो विकास कार्य लिहाजा सरकार के साथ में रहने से अच्छे होंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में हर व्यक्ति भागीदार होना चाहता है। और दूसरा, जहां तक स्थानीय मुद्दों की बात है, मैंने पहले सबसे पहले यही बात कही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। वह फर्स्ट आवर्स में वो जनता की समस्याओं का समाधान करें, चाहे कोई भी समस्या है, चाहे बिजली की है, पानी की है, सीवर की है, भाई कोई और कोई समस्या है, तो सबसे पहले वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। उसके इनको समाधान सीवर का नाम इसको रखा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समाधान सीवर लगाएं। उसके बाद में वो अपने रूटीन के जो काम है वो करें। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों, सभी एमएलए, सभी एमपीज और सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण की ड्यूटी लगा दी थी। खुद भी वो जनता के बीच में रहते हैं, भाई जनता के बीच में रहें, जनता की समस्याओं का समाधान करें, और कोई भी समस्या रहनी नहीं चाहिए। और उसका रिजल्ट भी मिला। तो मैं समझता हूं जिस तरह से हर व्यक्ति ये चाहता है, हर वोटर ये चाहता है, भाई तुम्हारे एरिया का विकास हो, और विकास लिहाजा सरकार के साथ में भागीदार होंगे और ज्यादा विकास होगा, और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी विकास की गाड़ी है। तो इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ट्रिपल इंजन की सरकार में बनना, हर व्यक्ति उसमें ट्रिपल इंजन की गाड़ी में बैठना चाहता है। गाड़ी और रफ्तार से दौड़ेगी, तीसरा इंजन होगा और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी विकास कार्य की गाड़ी। विकास कार्यों का जो जिस तरह से हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, और हर व्यक्ति का, जैसे मेरे भाई ने बताया, भाई आदरणीय हमारे सिंह साहब है, हमारे बड़े भाई, हम इनका सम्मान करते हैं। तो इन्होंने ये नहीं बताया भाई कितने विकास कार्य हुए हैं, कितने बच्चे नौकरी लग रहे हैं। पर वो भी तो हरियाणा के नागरिक हैं, बेशक शहरी मतदाता हैं, लेकिन नागरिक तो हमारे हैं। विकास कार्य तो उनके यहाँ भी हो रहे हैं, बच्चे उनके भी बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी लग रहे हैं। इन्होंने रोजगार की बात कही थी, और वो भी मेरिट के आधार पर, जिसकी 3-3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, जिसके पास में जींद तक का भाड़ा भी नहीं है। आज उस घर का बच्चा बिना खर्ची, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पे कोई थानेदार लग रहा है, कोई वहां पे गस्टेड अफसर लग रहा है। यानी कि आपका कुल मिलाकर कहना है रामराज जी कि विकास हो रहा है और विकास के लिए ट्रिपल इंजन की जरूरत है। मैं एक बार फिर से लौटूंगी। वेद प्रकाश विद्रोही जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है, कांग्रेस से प्रवक्ता है विद्रोही जी आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कांग्रेस किस तरह से आज की जो मतगणना जारी है उनके नतीजों से उम्मीद लगा रही है, क्या आकांक्षाएं हैं? देखिए, मतदाता क्या निर्णय देता है वो सबके सामने आ जाएगा। इस समय कोई बड़बोली बात कहना, दावा करना का कोई औचित्य नहीं है।
अब मशीन खुल रही है, अब उसके बाद देखते हैं क्या परिणाम आते हैं। हमें अच्छे परिणामों की अपेक्षा है, पर क्योंकि जनादेश ही सर्वोच्च होता है और जनता का क्या जनादेश ये पता चल जाएगा। अब मैं भाजपा की तरह बड़ी बड़ी बात तो कर नहीं रहा। अब भाजपा के साथी की मैंने तो चंद ही बातें सुनी है। जहां तक मेरी जानकारी है, भाजपा न तो पार्षदों के नगर पार्षदों में और नगर निगमों में सभी वार्डों पर चुनाव लड़ रही, न कांग्रेस सभी वार्डों में चुनाव लड़ रही। जब ये इतने ही लोकप्रिय हैं तो सभी जगह चुनाव क्यों नहीं लड़ रही? नगर पालिकाओं में कुछों को छोड़कर सब जगह ये लोग चेयरमैन का चुनाव भी नहीं लड़ रहे। कुछ जगह लड़ रहे, कुछ जगह नहीं लड़ रहे। कांग्रेस नहीं लड़ रही नगर पालिकाओं में, न पार्षदों का चुनाव लड़ रही न चेयरमैन का चुनाव लड़ रही, और नगर पार्षदों का न भाजपा लड़ रही नगर पालिकाओं में। तो जब कोई दल बात बड़ी बड़ी करे, सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ रहा, तो उसके दावों का औचित्य क्या है? हाँ, एक ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो म्युनिसिपल एक्ट है और पंचायत एक्ट है, उसके अंदर दल बदल का कोई प्रावधान नहीं है। कोई सिंबल पर लड़े ना लड़े, किसी भी सिंबल पर लड़े और किसी दल में वो शामिल हो सकता है। इसका एडवांटेज सत्ता दल को रहता है, और सत्ता दल पैसों के बल पर, सत्ता के बल पर चुने हुए लोगों पर शिकंजा कसकर उन पर मुकदमे दर्ज करने की धमकियां देकर अपने दल में मिला लेते हैं। और ये हुआ है। गुड़गांवा और मानेसर नगर निगम में मंत्री जी ने खुलेआम धमकी दी है कि भाई आप वोट दो या ना दो, सरकार तो, मेयर तो हमारे बनेंगे। आप बताइए, जब कोई भी गवर्नमेंट हो वो मतदाताओं को ये कहे कि आप वोट दो या ना दो, मेयर हमारा बनेगा, तो आप सहज अनुमान लगा लें सत्ता अहंकार में किस हद तक सत्ता दुरुपयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आश्चर्य है कि इन्हीं के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, उन्हीं की समर्थक है एक बहन इंद्रजीत यादव, जो मानेसर से चुनाव लड़ रही हैं, और सबको पता है वो राव इंद्रजीत की उम्मीदवार है। भाजपा का उम्मीदवार दूसरा है, कांग्रेस का है जी अलग है। और वो हाई कोर्ट गई है और हाई कोर्ट से पूरे मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी का आदेश लेकर आई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी तो छोड़िए, हमारे आरोप तो ये कह देते हैं कि हम तो हार रहे हैं इसलिए झूठे आरोप लगा रहे हैं, हम तो अपनी हार को छुपा रहे हैं। भाई, आपकी ही पार्टी से जिसने मेयर का चुनाव की टिकट मांगी थी, आपके ही सदस्य है और आपके ही केंद्रीय मंत्री का उस पर वरदस्त है, जब वो भी आपकी चुनावी प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है और उनको भी आशंका है कि भाई चुनाव में मतगणना में धांधली होगी, और वो एडवांस कोर्ट के अंदर जाकर कोर्ट का संरक्षण लेकर वीडियोग्राफी का आदेश लेकर आए हैं कि पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी हो, तो आप सहज अनुमान लगा ले किस तरह की सरकार है और किस तरह का लोकतंत्र हरियाणा में चल रहा है। ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिन पर आज हमको चिंतन मनन करना चाहिए कि भाई हमारी चुनाव प्रक्रिया पर राजनीतिक दलों का, उम्मीदवारों का विश्वास क्यों उठता जा रहा है। अब कांग्रेस ने देश भर की लिस्ट मांगी, आज तक नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा है कि तत्काल इनको लिस्टें दो। तो जब वोटर लिस्ट के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से निर्देश आते हैं कि भाई एक राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल है विपक्षी कांग्रेस, और उसका विपक्ष का नेता लिस्ट मांग रहा है राहुल गांधी, और वो भी मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता, जो मंत्री का संवैधानिक पद है, उसको भी वोटर लिस्ट नहीं मिलती, उसके लिए भी कोर्ट के निर्देश, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। तो ये एक बड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। तो देश में चुनाव हो रहे हैं, छोटी सरकार है और छोटी सरकार स्थानीय ढंग से बनती है। राजनीतिक दल ठीक है, अपनी पीठ थपथपाते हैं, अपना दावा करते हैं, परंतु मतदाता जो है वो स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय सामाजिक समीकरणों को लेकर वोट देता है और अपनी अपनी जाति। बिल्कुल वेद प्रकाश जी, स्थानीय मुद्दे और तमाम मुद्दों का जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं किसी भी चुनावी प्रक्रिया में।